A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter Life Processes. So today we'll study about dental caries. डेंटल कैरीज क्या होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ओके। फिर हम ये भी जानेंगे कि जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेंटल कैरीज से। डेंटल कैरीज क्या होती हैं? देखिए, सिंपल शब्दों में मैं आपसे बोलूँ तो डेंटल कैरीज का मतलब होता है दांतों का सड़ना। ओके। दांतों में जो कैविटीज़ हो जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हो, जब आप बहुत बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हो। ओके। तो दांतों में क्या होता है, जब चॉकलेट खाया या जब आपने कोई खाना खाया और उसको अच्छे से माउथ को अपने साफ़ नहीं किया, तो दांतों में जो कचड़ा जमा रह जाता है, जो खाना दांतों में फंसा रह जाता है, तो वो खाना उस खाने पर बैक्टीरिया जो है वो लगने लगते हैं। क्योंकि जो आपने चॉकलेट खाई है, जो भी आपने खाना खाया है, वो आपके दांतों में थोड़ा बहुत लगा रहता है। तो वो जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं। ओके। बैक्टीरिया उसको खाते हैं। आपके दांतों में क्या जमा होने लगते हैं? बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। तो बैक्टीरिया उस चॉकलेट को, उस खाने को खा खा कर वहाँ पर एसिड बनाते हैं। ओके। क्या बनाते हैं? एसिड। ओके। तो ये एसिड क्या करता है, आपके दांतों की जो बाहर की हार्ड लेयर है, जो वाइट शाइनी लेयर है आपके दांतों के बाहर, जिसको बोलते हैं एनामल, इस एनामल को ये एसिड बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। ओके। कमज़ोर करते करते ये एनिमल ख़त्म ही हो जाती है लगभग। ओके। तो डेंटल कैरीज को टूथ डिके भी बोलते हैं, यानी दांतों का सड़ना। ठीक है। तो जब हम कोई खाना खाते हैं, जब या चॉकलेट वगैरह खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो हमारे दांतों में वो चीज़ें लगी रह जाती हैं। तो हमारे दांतों में इकट्ठा होने लगते हैं बैक्टीरिया। ओके। ये बैक्टीरिया जो हमारे दांतों में खाना फंसा हुआ है उसको खा खा कर एसिड सेक्रीट करते हैं, और इस एसिड से हमारी दांतों की हार्ड लेयर जो है, जिसको हम बोलते हैं एनामल, ये सबसे हार्ड टिश्यू है हमारी बॉडी का। ये जो एनामल है ये सबसे हार्ड चीज़ है हमारी बॉडी की। ओके। सोचिए, इतनी हार्ड चीज़ को भी बैक्टीरिया कैसे धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं। ओके। तो इसी को बोलते हैं क्या? डेंटल कैरीज। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोसेस रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो आपने खाना खा करके जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, अभी इसके पहले हमने डाइजेशन का प्रोसेस समझा था, जिसमें हमने फूड को खाया। ओके। दांतों ने उस फूड को चबाया और वो फूड धीरे धीरे स्टमक में जा कर के डाइजेस्ट होने लगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने लगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके। तो ये जो फूड है, खाना, इससे हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, ओके, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये चीज़ें हमें किससे मिली? ये चीज़ें हमें खाने से मिली। ओके। क्या क्या मिली? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। तो इन चीज़ों को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किससे होता है? रेस्पिरेशन से। ओके। क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से। ओके। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये सारी न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, कुल मिला करके हमारा मेन एम क्या होता है खाना खाने का? कि खाना खाने से ताकत मिले, एनर्जी मिले। ओके। तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके एनर्जी निकालने का प्रोसेस है। ओके। जो न्यूट्रिएंट्स हमको खाने से मिले हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फैट हो गया, तो ये सारी चीज़ों को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। ठीक है। ये सारा का सारा काम कहाँ पर होता है? रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर। ओके। तो सेल के अंदर जैसे ये न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, तो इन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को पकड़ करके जो सेल है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। ओके, अब चलिए समझते हैं इस प्रोसेस को। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। हमने इसके पहले न्यूट्रिशन या डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, और फिर हमने ये जाना था कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। द फूड मटेरियल्स टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो खाना हमने खाया है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो न्यूट्रिएंट्स सेल में आ करके कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में, ठीक है, ताकि पूरी बॉडी को एनर्जी मिल सके। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म ये काम अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए। कुछ दूसरे पाथवे फॉलो करते हैं, ओके, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे जो ईस्ट है, ईस्ट ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है। ईस्ट एक फंगस है, ये ऑक्सीजन जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर ये ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम करता है। ओके, जैसे जो शराब बनाई जाती है अल्कोहल, ओके, वो कैसे बनाई जाती है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। ग्लूकोज हमें ग्रेप से भी मिलता है, चावल से भी मिलता है, ओके। तो जिन जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज पाया जाएगा, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या ग्लूकोज है उस ग्लूकोज में ईस्ट को मिला दिया जाता है, ठीक है। ईस्ट नाम के फंगस को मिला दिया जाता है। ये फंगस और इन दोनों को मिक्स करके बैरल में रख दिया जाता है। तो वो जो ग्लूकोज वाली चीज़ है, सपोज़ आपने क्या लिया, चावल लिया, चावल के साथ ईस्ट को मिक्स कर दिया। अब चावल को ईस्ट सड़ाएगा, बहुत ज़्यादा सड़ाएगा, सड़ा सड़ा करके पतला कर देगा, ठीक है। अब यही पतला करके क्या बना देगा, अल्कोहल, ओके। अल्कोहल और वाटर निकल जाएगा और एनर्जी, ठीक है। तो जब हम जो शराब बनती है वो ऐसे ही बनती है, ओके, कि ऐसी कोई चीज़ ले ली जाती है जिससे ग्लूकोज मिलता है, उसके साथ ईस्ट को डाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर ईस्ट धीरे धीरे क्या करता है, उस फूड प्रोडक्ट को, अगर आपने चावल लिया है तो चावल, ग्रेप्स लिया तो ग्रेप्स, उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, उसको ईस्ट कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ओके। तो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऐसी जगह होता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑल द केसेस, जितने भी केस हैं, कौन से केस, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम खाते हैं वो सबसे पहले उससे ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है। हमारी बॉडी में उससे ग्लूकोज अलग हो जाता है। फिर ग्लूकोज को तोड़ करके, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। तो ग्लूकोज को तोड़ करके 3 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को 3 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 3 के 2 मॉलिक्यूल हैं, 3 3 कार्बन के, तो ये 3 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल एनर्जी देने का काम करेंगे, ओके। क्योंकि डायरेक्टली ग्लूकोज को डायरेक्टली सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, ओके। इसीलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है 3 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, ओके। इन ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहला काम क्या होता है, शरीर में जितना भी ग्लूकोज है उसको तोड़ना, ताकि एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। सबसे पहला काम होता है ग्लूकोज को तोड़ना, ताकि उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके, ओके। तो द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इंटू अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6, यानी 6 कार्बन, H12, 12 हाइड्रोजन, O6, 6 ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज में ये तीनों चीज़ें होती हैं, 6 कार्बन होता है, 12 ऑक्सीजन होते हैं, और 6 कार्बन होता है, 12 हाइड्रोजन होते हैं, और 6 ऑक्सीजन होता है, ओके। C6H12O6, ओके।
तो पहला काम क्या होता है, इस 6 कार्बन के ग्लूकोज को तोड़ करके 3 कार्बन के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। जैसे हम अपने माउथ में खाने को रख करके पहले उसको चबाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, वैसे ही इस ग्लूकोज को भी सेल में घुसने के पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है। अब इस प्रोसेस को, यानी ये जो ग्लाइकोलिसिस नाम का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पायरुवेट में। पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं। कहाँ पर? सेल जो आपने पढ़ा है तो सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर जो ग्लूकोज है उससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज से बन जाता है क्या, पायरुवेट। ओके। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है कि कौन सा प्रोसेस, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का या ग्लूकोज से एनर्जी बनने का, ये प्रोसेस ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन के टाइम पे। इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से शराब बनाई जाती है। ओके। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ कॉल्ड एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पर भी जिस भी प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा वो सारी प्रोसेस क्या होंगी, एनारोबिक। ओके। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होंगी वो सारी की सारी प्रोसेस होंगी एनारोबिक। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी बनती भी है और स्टोर भी हो जाती है। स्टोर क्यों होती है? क्योंकि जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो हर एक सेल अपने माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को निकाल करके बॉडी को दे देगा। ठीक है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। दिस दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, 3 कार्बन का जो पायरुवेट है, पहले 6 कार्बन का ग्लूकोज था, उसको तोड़ करके 3 कार्बन का पायरुवेट बना दिया गया। तो 3 कार्बन का पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। किस प्रोसेस में? एनारोबिक प्रोसेस में। ऐसे प्रोसेस में जहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। तो अब ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है। अब इस पायरुवेट को हम सेल के अंदर डालेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। वो इस पायरुवेट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। या फिर ईस्ट नाम का एक फंगस होता है, ईस्ट के साथ इस पायरुवेट को हम मिक्स कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रोसेस तभी होगा ईस्ट के साथ अच्छे से जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे ही बिना ऑक्सीजन के ईस्ट और पायरुवेट साथ में मिक्स होते हैं तो धीरे धीरे अल्कोहल बनना चालू होता है। ठीक है। अल्कोहल एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ओके। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ओके। तो ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और एनर्जी बन जाती है। ठीक है। तो ईस्ट क्या करता है, किसी भी ऐसी चीज़ को सड़ा देता है जिसमें ग्लूकोज मौजूद है और सड़ा करके वो बना देता है इथेनॉल यानी अल्कोहल। ठीक है। यहाँ अल्कोहल का नाम क्या है, इथेनॉल। जो ड्रिंकिंग वाली जो शराब आती है वो इथेनॉल ही होती है। ओके। तो ये जो इथेनॉल है ये इसी प्रोसेस से बनती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। और एनर्जी बनती है। ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस तब होता है जब ऑक्सीजन होता तो है लेकिन कमी होती है ऑक्सीजन की। जैसे आप कोई गुफा वगैरह में चले गए तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती, या आप अपने शरीर में ही देख लीजिए, शरीर के अंदर मसल्स के बीच में ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो हो रहा होता है लेकिन शरीर के अंदर जो मसल्स हैं उसके बीच में ऑक्सीजन कम होता है। तो इसीलिए जब आप पहली पहली बार एक्सरसाइज करने जाते हैं
तो अगले दिन आपकी बॉडी में पेन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद है वो टूट करके बनता है पायरुवेट। अब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ज़्यादा ऑक्सीजन तो है नहीं, तो जितना भी ऑक्सीजन है वो पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये लैक्टिक एसिड बनते ही एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो सपोज़ हमने पुशअप्स मारा तो हमारा हमारा जो शोल्डर और चेस्ट वाला एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा पेन करेगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगता है। ओके, और ये लैक्टिक एसिड कैसे इकट्ठा होता है? जब ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद मसल्स में एक्ट करता है, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अब तीसरा और सबसे कॉमन प्रोसेस कौन सा है जो हमारे शरीर में होता है, जो हम जब हम सांस लेते हैं, वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी हमारे शरीर में ग्लूकोज मौजूद है, जो हम खाना खाने से हमें ग्लूकोज मिला हुआ है, तो उस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ग्लूकोज को क्या किया जाता है? पहले तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी पायरुवेट बना दिया जाता है। पायरुवेट बनाने के बाद उससे एनर्जी निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और वाटर। तो इसीलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारा हर एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद, और वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर चली जाती है। ओके, ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड उसको लंग्स तक लेके जाता है, लंग्स उसको शरीर के बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब होता है जब ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, तो ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का टूटना अलग अलग पाथवे से। पहला पाथवे कौन सा था? जब ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी थी, ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो ऐसे में ईस्ट को डाल दिया जाता है ग्लूकोज के साथ। सबसे पहले तो ईस्ट टूटता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसका नाम है पायरुवेट। सॉरी, जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, तो वो टूटता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसको बोलते हैं पायरुवेट। अब ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर ईस्ट के साथ रिएक्शन करके ये इथेनॉल बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। दूसरा प्रोसेस है जब ऑक्सीजन मौजूद तो है बट कम है, बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे हमारे मसल्स के बीच में। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जितना भी ग्लूकोज हमारी मसल्स में होता है वो टूट करके एनर्जी देता है। ओके, बट अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो वो कन्वर्ट होगा किसमें? सबसे पहले ग्लूकोज तो कन्वर्ट होता ही है पायरुवेट में। अब वो पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इथेनॉल नहीं बनेगा, ना वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो बनेगा लैक्टिक एसिड। ओके, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये कहाँ पर होता है? हमारे मसल सेल्स में। जब ये लैक्टिक एसिड बन जाता है तो हमारे मसल्स में थोड़ा पेन होने लगता है। ओके, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? जब ऑक्सीजन मौजूद होती है, जैसे हमारे ब्लड में बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हर एक सेल तक जाती है। ठीक है, हर एक सेल में ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी पायरुवेट में पहले से ही बनकर तैयार है साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही ऑक्सीजन उसको मिलती है तो वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ये जो एनर्जी निकली ना, ये एनर्जी स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। अब आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो भी एनर्जी निकली है सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हुआ है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन मौजूद थी तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है तो उसमें क्या होता है? एनर्जी निकलती है। ओके, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और ये जो एटीपी है ये फ्यूल का काम करता है। ये एक फ्यूल का काम करता है हमारी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए फ्यूल का काम करता है। इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन सारी प्रोसेसेस में जो एटीपी है वो
तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ताकि उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। ये कब तोड़ा जाता है? जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर किए गए हैं वो उनको धीरे धीरे तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। अब ये जो एटीपी है ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस को चला सकता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी लगे। ओके, ऐसी रिएक्शन जिनको करवाने के लिए एनर्जी लगे। ओके, तो वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब चलिए एटीपी की बात करते हैं। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। सेल की एनर्जी करेंसी है एटीपी। क्या है? एनर्जी करेंसी। मतलब इस एटीपी को खर्च करके सेल को एनर्जी मिलती। ओके, अगर सेल को एनर्जी चाहिए तो इस एटीपी को पहले तोड़ना पड़ेगा। ओके, the energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस से सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होती है पायरूवेट से, तो इस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, और ये एटीपी बनता कैसे है? एडीपी यानी एडेनोसिन डाईफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। जब एडेनोसिन डाईफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? एडीपी। ओके, क्या बना लेते हैं? एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो डाईफॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट में एक और फॉस्फोरस जुड़ जाता है और बना लेता है ट्राईफॉस्फेट। ओके, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं सेल में वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस एटीपी को यूज़ करते हैं रिएक्शंस को चलाने के लिए। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। जब टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूटता है एटीपी में पानी का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल इज रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल। ठीक है, थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी काइंड्स ऑफ यूजेस। कैसे, आप ये सोचिए कि कैसे बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो इन्वर्टर वगैरह की जो कार की बैटरी होती है, बाइक की, वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, electrical energy and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulses and many other activities। तो देखिए एटीपी के यहाँ पर यूजेस लिखे हुए हैं कि एटीपी कितने काम करता है हमारी बॉडी में। क्या क्या करता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाता है, प्रोटीन बनवाता है, बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन करवाता है। नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं? जैसे आपने कोई गर्म चीज़ को छुआ तो आपके हाथ से इन्फॉर्मेशन आपके माइंड तक पहुंच जाती है तुरंत, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाती है। ये बताती है कि ये चीज़ गर्म है, हाथ हटाओ वरना हाथ जल जाएगा। ओके, तो यही क्या होते हैं? नर्व इम्पल्स। तो इस नर्व इम्पल्स को पहुंचाने में भी एटीपी एक एनर्जी गिविंग फैक्टर है। ओके, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन का रास्ता होता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, ओके, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पूरी पूरी ऑक्सीजन चाहिए होती काम करने के लिए। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये पक्का पुष्टि करते हैं कि सफिशिएंट ऑक्सीजन होनी चाहिए। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमने ये देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा से। ओके, एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। जो बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो सेल के बीच में जो स्पेस होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा के बीच में जो जगह होती है वो ये बताती है कि जो स्टोमेटा के बीच में जगह है वहाँ पर हवा भरी हुई है, वहाँ पर ऑक्सीजन भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। ठीक है, तो इस जगह पे, ये जो खाली जगह है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। जो स्टोमेटा है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। ठीक है, दे कैन गो इनटू
cells और away from them and out into the air। वो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के अंदर भी जा सकते हैं, वो सेल के बाहर भी जा सकते हैं, ओके कहीं पर भी जा सकते हैं वो। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, अगर बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो प्लांट्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जिस चीज़ की प्लांट को ज़रूरत रहेगी वो चीज़ प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, रात में जब कोई भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए और सनलाइट जो है वो दिन में ही मिलती है, ओके। तो रात में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं चल रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन को निकाला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। दिन में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती प्लांट से, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन, ओके। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जानवरों ने बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप कर लिए हैं ऑक्सीजन को लेने के, ओके। एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उनके शरीर में बन रही है उसको निकालने के। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। जो ज़मीन में रहते हैं जैसे हम लोग, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। डॉग, कैट टेरेस्ट्रियल एनिमल है। फिश क्या है? फिश एक्वाटिक एनिमल है, ओके। फिश क्या है? एक्वाटिक एनिमल है, ओके। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल वो जानवर होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद है उसको ब्रीथ यानी सांस ले सकते हैं, ठीक है, उसको अंदर ले सकते हैं। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, पर ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो पानी से ही ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो यही जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है इसको यूज़ करके जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो अपना काम चलाते हैं, ओके। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में देखा कि कैसे जो टूथ है यानी दांत है हमारे वो कैसे सड़ जाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जो हमारी बॉडी में खाना खाने से ग्लूकोज मिलता है उस ग्लूकोज को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमने आज पढ़ी। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप लोग ग्रुप पे पूछिएगा, ओके। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।